अभी कुछ टाइम पहले ही अमन गुप्ता ने 100 करोड़ का सीड राउंड फंड रेज करा है अपने स्टार्टअप ऑफ बीट के अंदर। काफी सारे लोगों ने इस न्यूज को देखा। अब आपने आगे की न्यूज तो देख ली, बट पीछे जो लीगल वर्क चलता है, प्रोसेस चलता है स्टार्टअप फंडिंग का, पैसे आने का, एग्रीमेंट्स होने का, आज वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली ट्राई लीगल कितान ने अमन गुप्ता को मदद करी 100 करोड़ का फंडिंग सिक्योर करने में। अब जब ये फंडिंग होती है स्टार्टअप्स के अंदर, तो ये बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती है, कंसल्टिंग फर्म्स होती है। क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, जो ये बड़ी लॉ फर्म्स होती है, इंडिया की टॉप लॉ फर्म जो फंडिंग देखती है, वो लोग पहले कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी है या नहीं है, एमसीए पे सारी इनके कंप्लायंस है या नहीं है, फाउंडर्स का कोई प्रीवियस डिस्प्यूट तो नहीं है जिसके चक्कर में इस कंपनी पे कुछ इशू आ सकता है, इनके आईपी रजिस्टर्ड है या नहीं, उसमें इनका ट्रेडमार्क देखा जाता है, उसकी सर्चेज जनरेट होती हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी क्लेम कर रहा है तो पेटेंट की भी सर्च होती है कि ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम इस चीज का पेटेंट कराएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे टीएमसी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आईपीएस, जीआई सब कुछ उनके चेक किए जाते हैं। फिर शेयर्स को प्रॉपर्ली अलॉट किया गया नहीं किया गया है, कोई इनके टैक्स इशू प्रीवियस तो नहीं थे, किसी प्रीवियस कंपनी में तो नहीं थे, सब कुछ देखा जाता है। फिर ईसॉप के एक पूल को तैयार किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है सही है या नहीं है। और देखो, बड़ी लॉ फर्म्स ड्यू डिलिजेंस करती है। ड्यू डिलिजेंस किस चीज की होती है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो गया, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट हो गया, पीएनएल हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, टैक्स इनवॉइसेस हो गए, ऑडिट्स हो गई कि भैया ऐसा तो नहीं सेल थी 500 करोड़ की, दिखा हमें 2500 करोड़ दी, या फिर क्या हुआ जो प्रॉफिट था वो खाली 1 करोड़ था, बट फंडिंग लेने के चक्कर में 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। वो कैसे हुआ कि लेट्स सपोज एक सर्विस बेस्ड कंपनी जो पैसा उठा रही है, अब उसने क्या सेल कर दी 1000 करोड़ की, बट सर्विस अभी तक डिलीवर हुई है उसमें से सिर्फ 10 करोड़ की, 990 करोड़ की सर्विस डिलीवरी होना पेंडिंग है। तो ये सीएल में खड़ा होगा, मतलब करंट लायबिलिटीज के अंदर अमाउंट खड़ा होगा कि भाई सर्विस डिलीवर नहीं है तो चुकाना तो पड़ेगा, वापस अमाउंट डिलीवर होगा तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो वहां पे क्या वो सारे डेटा प्रोविजन पहले देखे जाते हैं कि वो मैनेज किए गए नहीं किए गए। उसमें कई बार ये बिल्स के ऊपर क्लाइंट्स को फोन कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं फर्जी बिल बना रखा है, क्लाइंट को पता ही नहीं उसके नाम पे बिल रेज हो रखा है। तो ऐसे बहुत सारे बिल्स की ऑडिट की जाती है। फिर देखो, अगर फाउंडर अपने साइड के लॉयर्स लेकर आता है, टीम लेकर आता है, तो वो फाउंडर्स का प्रोटेक्शन कंट्रोल देखते हैं। ऐसा तो नहीं कल कोई इन्वेस्टर्स आए, फाउंडर को आउट कर दिया और धंधा खुद हड़प लिया। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। नेगोशिएशंस होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, एग्जिट्स होते हैं, लिक्विडेशंस होते हैं, सब चीजों पर नेगोशिएशन होता है। इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर एग्रीमेंट भी साइन करवाता है कि मैं हर 3 दिन में या 3 महीने में आपसे पीएनएल का हिसाब लूंगा। मतलब आप समझ लो, जिन लोगों ने शुरुआत में जोमेटो में पैसा लगाया था, वो हर 3 दिन में जोमेटो का पीएनएल, बैंक स्टेटमेंट, कैश फ्लो मांगते थे कि चल क्या रहा है कंपनी में। हर 3 से 4 दिन में बार-बार रिपोर्ट्स ली जाती थी। तो ये जरूरी होता है जब आप पैसा लगा रहे हो, पैसा रिस्क के ऊपर है स्टार्टअप में। अब देखो, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है, ट्राई लीगल, कितान लीगल, अमरचंद मंगलदास, ये मार्केट के की प्लेयर्स हैं जो ये सारे बड़ी डील्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे ये फाउंडर के वोटिंग राइट्स को सिक्योर करते हैं, बोर्ड सीट कंट्रोल करते हैं, एंटी डायल्यूशन क्लॉसेस को कंट्रोल करते हैं, एग्जिट राइट्स को करते हैं, फ्यूचर फंड रेजिंग को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर को आज रेडी करते हैं, आईपी ओनरशिप को अच्छे से करते हैं, प्लस एम्प्लॉय की ईसॉप्स को भी रखते हैं। फंडिंग से पहले एम्प्लॉय जो फाउंडर है वो 100% मालिक है। मार्केट से पैसा आते ही आप फाउंडर भी एम्प्लॉय बन जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वो उससे एग्रीमेंट करते हैं, उसको रिप्लेसेबल तैयार करते हैं। कल कोई हमें इस फाउंडर को निकालना पड़ा तो नेक्स्ट रिप्लेसेबल बंदा कौन होगा जो उसकी सीट लेगा, उसमें उसकी सैलरी, इंसेंटिव, ईसॉप सब कुछ वो रखते हैं। तो ये सारी चीज़ जरूरी होती है। और देखो, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में क्या होता है, अगर एक फाउंडर है वो फंडिंग लेने जा रहा है, उसने एग्रीमेंट करा दिया, हो सकता है उसकी 10 करोड़ की डील है, बड़ी लॉ फर्म 50 लाख रुपए की फीस उससे चार्ज करेगी, बट उसको एक्सेस किन चीज़ों का मिल जाएगा? नए वेंचर कैपिटल फंड का, पीई फंड्स का, इन्वेस्टमेंट बैंकर का, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि अगर मेरा एक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, ऐसा 100 क्लाइंट कर रहे हैं, और अब मेरे पास नया कोई क्लाइंट आ रहा है, नया स्टार्टअप फाउंडर आ रहा है जो फंड रेस कर रहा है, जिससे पैसा थोड़ा बहुत उठाया है, तो मैं उसको मेरा नेक्स्ट एक्सेस भी दूंगा। वो मेरे को पैसे दे रहा है, हाई फीस पे कर रहा है, तो आज मैं उसको मेरा नेटवर्क का एक्सेस दूंगा। आप समझ गए, नेटवर्क का खेल बहुत बड़ा होता है मार्केट के अंदर। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा एक क्लाइंट था, उसका कोई काम अटका हुआ था एचडीएफसी बैंक के अंदर। मैं एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा कस्टमर एंड क्लाइंट हूँ, मैं उनको बहुत ज्यादा फंडिंग देता हूँ, मेरे बहुत ज्यादा पैसा वहाँ पार्कड है। तो वहाँ का जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आरएम लेवल का होता है, जो मेरे से कनेक्टेड रहता है। मैंने सीधा फोन वहां पे करा, वो क्वेरी 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो गई। तो आप समझ रहे हैं, जब नेटवर्क एक्सेस मिलता है, फंडिंग का हो गया या कहीं पे भी हो गया, किसी कॉम्प्लाइंस में हो गया, किसी ऑफिस के अंदर हो गया, सीधा एक कॉल पे काम हो जाते हैं। अब वो बड़ा आदमी कर सकता है जिसका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप देखिए, जो बड़े बड़े लॉ फर्म्स होती है पूरा ऑडिट करती है फाउंडर के पर्सनल बैकग्राउंड को भी, क्या क्रिमिनल केस तो नहीं है, फ्रॉड एलिगेशंस तो नहीं है, नॉन कम्पीट का वायलेशंस तो नहीं है, प्रीवियस कंपनी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सारी चीजें ये चेक करती है। उसके बाद ही ये सारे डील्स एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि पैसा एक बार लग गया, चला गया, पब्लिक मनी रिस्क पर रहता है। अब पब्लिक मनी क्यों है? क्योंकि आईपीओ में तो डायरेक्टली पब्लिक का मनी होता है। जो आप बड़ी फर्म्स का देखते हो ना, 100 करोड़ आ रहे हैं, वो आए कहाँ से? वो एक्चुअली किसी ट्रस्ट का पैसा है
या फिर किसी एक बड़े फंड का पैसा है, म्यूचुअल फंड का हो सकता है, कोई बड़े फंड का हो सकता है, ये ट्रस्ट का पैसा हो सकता है, किसी भी बड़े फंड का पैसा हो सकता है, जब मार्केट से लिया गया उस ट्रस्ट में आया है, उस ट्रस्ट से आगे स्टार्टअप्स के अंदर गया, वहां पे रिटर्न आरओआई नहीं आया, पैसा डूब गया, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर फाउंडर की फ्रीडम पे लिमिट कितनी लग सकती है, वो भी चीजें देखी जाती है। क्या फाउंडर लार्ज एक्सपेंस कर सकता है बिना ऑडिट के या 4 जनों के अप्रूवल के, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एनडीए, नॉन कम्पीट, नॉन सॉलिसिटेशन, एवरीथिंग उससे साइन करवाई जाती है। शेयर्स अलॉट करने में, शेयर्स खुद के बेचने में, सीनियर लीडरशिप को लाने में, सीनियर हायरिंग करने तक की क्या उसको बोर्ड का पूरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आता है। फिर फंडिंग होने के बाद आरओसी की कंप्लायंस भी लॉ फर्म्स करवाती है, शेयर का अलॉटमेंट भी कराती है और फेमा की कंप्लायंस भी कराती है। अगर फॉरेन से पैसा है, फॉरेन से पैसा नहीं आया तो फेमा को लेना देना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। बोर्ड रेजोल्यूशंस होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, सबके साइन होते हैं उसके ऊपर। फिर देखिए ये लोग तैयारी करते हैं कि अब 100 करोड़ आ गया तो 1000 करोड़ कहां से लेना, 2000 करोड़ कहां से लेना, उसके लिए नेक्स्ट वीसी राउंड की तैयारी इसी राउंड में हो जाती है। कैसे? डॉक्यूमेंट्स को ऐसे रखा जाता है कि नेक्स्ट फंडिंग में दिक्कत ना आए, अगर एक्विजिशन करना पड़े तो भी दिक्कत ना आए, आईपीओ में जाना पड़े तो भी दिक्कत ना आए, फाउंडर को एग्जिट देना है, ले भाई दिया तो फ्री, कंपनी इधर फाउंडर इधर, कोई दिक्कत नहीं, नया बंदा लाएंगे वो कंपनी चला लेगा। तो ये कंपनी को फाउंडर फ्री भी रखते हैं, उसका एक एग्रीमेंट बना देते हैं, एम्प्लॉय एग्रीमेंट, सैलरी, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनस और ईसॉप्स, ऐसे करके। बंदा रिप्लेस करना है, फाउंडर को भी रिप्लेस कर देते हैं। इन्वेस्टर को एग्जिट देना है, उसके लिए भी आज ही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं, मतलब प्रोसेस रेडी रखते हैं कि ऐसे आपका भैया एग्जिट होगा, क्लियर रखते हैं शुरुआत से A to Z चीजें, ताकि देखो यार आज आपका 100-200 रुपए का डिस्प्यूट है ना 1000 रुपए का फ्रेंड से, तो भी लोग गाली गलौज कर लेते हैं। 10-20 लाख का होता है, लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ मामला 10, 20, 50, 100, 200, हजारों करोड़ का है, तो यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ एक भी चीज ऊपर नीचे हुई, ट्रस्ट ऊपर नीचे हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा चॉइस क्रिएट होता है कि भैया देखो 2 बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर लड़ रहे हैं। जैसे भारत पे के टाइम पे हुआ था अश्नील ग्रोवर का, आपने सुना होगा, काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था, काफी ज्यादा वायरल हुआ था वो। तो इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान रखा जाता है, 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है, साइन करवाया जाता है, लेट नाइट नेगोशिएशंस होती है, मल्टीपल कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, रिस्क की एनालिसिस करी जाती है कि इन्वेस्टर का जो 100 करोड़ लगा है उस पर रिस्क कितनी है, कितने परसेंट है, 10%, 20%, 50%, कितने रिस्क में इन्वेस्टर उतर रहा है। और देखो क्लॉजेस की बहुत बैटल होती है इन सारे चीजों के अंदर, इसलिए एक डील को कंप्लीट करने में 1 से 2 महीने, 3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फंड रेज कर रहे हैं, अपने धंधे को ग्रो कर रहे हैं, मार्केट से पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टर से ले रहे हो, वीसी फंड ले रहे हो, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए बिफोर फंड रेजिंग। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। कोई डाउट क्वेश्चन रह गया है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।